Good evening everyone. Today we'll study transformer on load. First we'll study compensation effect and then we'll go on phasors. So what is compensation effect? What happens if we have a supply, AC supply on primary side with some particular voltage V and frequency. This is alternating in nature and due to this a flux will be generated, right? And the flux will be constant because it is proportional to a supplied voltage by frequency, and that is constant, right? So therefore phi naught will be constant. The flux which is generated in this core will be constant. How it is derived? From EMF equation of transformer. EMF equation of transformer says E is equals to 4.44 F phi and N. Phi m and N. So if we take this here, we get phi m is equals to E upon 4.44 Fn. We know 4.44 and N, these both are constant. So phi m is proportional to E by F. Similarly, we can say phi is proportional to V by F, right? So अब ये तो हमें समझ में आ गया कि कोर में फ्लक्स हमारा कांस्टेंट रहेगा. अब क्या होता है, यहां पर जब करंट फ्लो होगा इस सर्किट में IS, अब इसके कारण एक फ्लक्स जनरेट होगा. ऐसा, अगर ये ऐसा फ्लो कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में तो फ्लक्स ऐसा जनरेट हो रहा है. अब हमें इस कोर में तो फ्लक्स कांस्टेंट रखना है, राइट? सो ये वाली जो वाइंडिंग है ये एक कंपनसेटिंग फ्लक्स जनरेट करेगी जो इस फ्लक्स को फाई एस को कैंसिल करेगा. ओके, सो दिस इज अवर कंपनसेशन इफेक्ट. यहां पर करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, उसके कारण एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, पर वो जो फ्लक्स होगा वो हमारा मेन फ्लक्स को कैंसिल करेगा. हमारा मेन फ्लक्स इस डायरेक्शन में है तो ये फाई एस इधर जनरेट हो रहा है और ये फाई एम को कैंसिल कर रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्लक्स. सो हमको हमारा एम है कोर में कांस्टेंट फ्लक्स रहना चाहिए. सो ये वाइंडिंग जो है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ये एक फ्लक्स जनरेट करेगी और वो ऐसा फ्लक्स जनरेट करेगी कि ये फाई एस जो है वो कट हो जाए, कैंसल हो जाए. ओके, सो दिस इज आवर कंपनसेशन इफेक्ट इन अ ट्रांसफॉर्मर. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सो कंपनसेशन इफेक्ट के कारण जो फ्लक्स होगा उससे I1 डैश करंट जनरेट होगा. I1 डैश, उसकी वैल्यू होगी N2/N1 इंटू I2. और हमारे पास नो लोड करंट जो है वो तो था ही ऑलरेडी, I0 इज इक्वल टू I म्यू प्लस IW. सो अब हमारे पास प्राइमरी सर्किट का जो करंट है उसके दो कंपोनेंट्स हो गए, एक नो लोड करंट और एक I1 डैश. ये हमारा एडिशनल करंट है, एडिशनल करंट. ओके, सो अब हमारा फेजर कैसे बनेगा, लेट्स सी. ये हमारा फ्लक्स है फाई, राइट? उसी के फेज में I म्यू है मैग्नेटाइजिंग करंट, उससे 90 डिग्री लैगिंग है हमारा E1 और E2. सिमिलरली जो मतलब
जो पिछले फेजर में हमने बनाया था नो लोड पर, सेम प्रोसेस फॉलो करी मैंने। E1 E2 क्या करेंगे, लैग करेंगे फ्लक्स को। अब इसका माइनस E1 जो है, V जो है वो माइनस E1 है हमारा, V इक्वल्स टू माइनस E1। माइनस मीन्स जस्ट डायगनली ऑपोजिट। ये थोड़ा टिल्ट हो गई है लाइन, विल बी जस्ट स्ट्रेट लाइन। ओके, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी। वेट, आई मेक इट वंस मोर। ये हमारा फ्लक्स है फाई, राइट। फ्लक्स और मैग्नेटाइजिंग करंट म्यू सेम फेज में, उसके 90 डिग्री लैगिंग, 90 डिग्री लैगिंग E1 एंड E2, ठीक है। बस मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है दोनों के, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर ये V1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E1, V1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ E1। हमारे पास V1 के ही फेस में IW था। अब इन दोनों कंपोनेंट्स को मिला के हमें क्या मिलता था, I0 मिलता था, I0। अब लोड कंडीशन में क्या डिफरेंस है, जब लोड लगा दिया तब करंट फ्लो करेगा I2, कुछ करंट I2 फ्लो कर रहा है जो कि किसी एंगल से लैग कर रहा है E2 से। उसी को कंपनसेट करने के लिए हम रिवर्स डायरेक्शन में I1 डैश दिखा रहे हैं, ठीक है। I1 डैश क्या था, I1 डैश वॉज N2 by N1 टाइम्स I1, सॉरी I2, राइट। सो ये नेगेटिव में क्यों दिखाया, क्योंकि ये MMF कैंसिल कर रहा है ना, इस I2 के कारण जो MMF कोर में बन रहा था, ये हमारा कोर है। यहाँ पर जो I2 I2 के कारण जो फ्लक्स बन रहा था यहाँ पर फाई, इसको ये I1 डैश यहाँ से कंपनसेट कर रहा था। अभी हमने स्टडी किया था कंपनसेशन इफेक्ट में। तो इस कंपनसेशन को दिखाने के लिए हम इसका फेज रिवर्स कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। कैंसल MMF ऑफ दिस I2 डैश ऑफ I2, इसलिए ये उसके रिवर्स में है। अब I0 ये और I1 इन दोनों को मिलाकर हमारा I1 बनेगा। I1 डैश और I0 इनका वेक्टर सम हमें क्या देगा, I1 प्राइमरी करंट, ठीक है। और ये किसी एंगल से लैगिंग दिखाया है यहाँ पर, सो ये φ1 है, ठीक है। cos φ1 इज पावर फैक्टर प्राइमरी साइड का, पावर फैक्टर प्राइमरी, एंड cos φ2 पावर फैक्टर सेकेंडरी साइड का। आई होप दिस इज क्लियर। So this is our question. A 200 kVA 2400 by 240 volts 50 hertz single phase transformer, exciting current 0.64 ampere, core loss of 800 watts is given, HV side is energized, means primary side was energized with rated frequency and voltage. ये frequency और ये voltage. If transformer supplies load current of 50 amperes and 0.8 power factor, okay, lag on LV, calculate the primary current and its power factor. So primary current निकालना है हमें और उसका power factor निकालना है, ठीक है। गिवन ये सारी रेटिंग दी हुई है हमें, ठीक है। अब प्राइमरी करंट ऑन लोडेड ट्रांसफॉर्मर है, सो प्राइमरी करंट मतलब I1 इज इक्वल्स टू, इसके लिए हमें दो कंपोनेंट्स लगेंगे, एक लगेगा I1 डैश और एक लगेगा I0।
इसमें से हमें आई नॉट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और कोर लॉस दिया हुआ है, ठीक है। सो उससे हम आई नॉट और उसका एंगल निकालेंगे। सेकेंडली आई वन डैश, मतलब लोड करंट दिया हुआ है 50 एम्पियर 0.8 पावर फैक्टर पर, उससे हमारे पास वोल्टेज रेशियो भी है, उससे आई वन डैश निकल जाएगा, दोनों को हम ऐड कर लेंगे और सिंपल हमें प्राइमरी करंट आ जाएगा। सो लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पे लिखती हूँ, हमें निकालना है आई वन, जो कि हमें दो कंपोनेंट से मिलकर बनेगा, लोडेड है ट्रांसफार्मर, तो आई वन एंड आई वन डैश। सबसे पहले एक्साइटिंग करंट आई नॉट 0.64 एम्पियर, कोर लॉस 800 वॉट दिया है। अभी जो कोर लॉस होता है, कोर लॉस होता है, अपन ने फेजर देखा है, ये फाई है, इसके फेज में आई म्यू होता है, इधर हमारा वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू माइनस E1, इसके फेज में आई डब्ल्यू होता है, और इस आई डब्ल्यू के कारण हमारा कोर लॉस कंपोनेंट होता है, ठीक है, कोर लॉस होता है, राइट, इसके कारण। अब ये हमारे पास अगर आई नॉट दिया हुआ है, तो क्या हम इसका ये कंपोनेंट किससे निकाल सकते हैं, आई नॉट कॉस फाई से निकाल सकते हैं। ये कंपोनेंट आ जाएगा आई डब्ल्यू, और जो कोर लॉस होगा वो होगा V इंटू आई डब्ल्यू, ये होगा हमारा कोर लॉस, ओके। सो हमें कोर लॉस दिया हुआ है 800 वॉट्स, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 800 इज इक्वल्स टू V आई नॉट कॉस फाई, लिख सकते हैं। इस एंगल को सपोज फाई मान लिया, फाई नॉट मान लिया, सपोज फाई नॉट मान लो, ठीक है, लिख सकते हैं। सो हमें वोल्टेज दिया हुआ है, रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सो ये 800 इज इक्वल्स टू रेटेड वोल्टेज एचपी साइड में कितना है 2400 इंटू आई नॉट दिया है, इसका मैग्नीट्यूड 0.64। हमें क्या निकालना है, सिर्फ कॉस फाई इंटू कॉस फाई नॉट, ठीक है। सो यहाँ से मैं फटाफट से कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर देती हूँ। 800 डिवाइडेड बाय 2400 इज इक्वल्स टू 0.333 डिवाइडेड बाय 0.64 इज इक्वल्स टू दिस। इसका हम कर देते हैं कॉस इनवर्स, एंगल हमारे पास आ जाएगा 58.61, हमारे पास फाई नॉट आ गया, ओके, 68.51 डिग्रीज में। अब हमारा फेजर कुछ बन सकता है क्या, फेजर अब हमारे क्या क्या क्वांटिटीज आ गई है वो एक बार फेजर में ड्रॉ करके समझते हैं। ये हमारा V वोल्टेज है V1, और उससे जो आई नॉट हमारा लैग कर रहा है आई नॉट वो, और ये इसका एंगल जो है फाई नॉट, ये हमें पता चल गया है, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, हमने V1 को ही रेफरेंस मान लिया, ठीक है। अब सेकेंड है हमारे पास I1 डैश निकालना है, तो उसके लिए हमें I2 लगेगा, I2 इंटू N2 बाय N1, ठीक है। 58 यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फाई नॉट हमारे पास है 58.61 डिग्रीज, ठीक है। और ये क्या होगा, माइनस में होगा एंगल, ओके। हमारा जो करंट है आई नॉट वो V से लैग कर रहा है, इसलिए एंगल माइनस में। उसके बाद हमारा जो I2 है, I1 डैश है, दैट इज इक्वल्स टू N2 बाय N1 इंटू I2। सो N2 इज 240 डिवाइडेड बाय 2400 इंटू I2 इज 50 एम्पियर्स, और एंगल कितना है 0.8 पावर फैक्टर लैग, मतलब माइनस में 0.8 का कॉज इनवर्स कर देती हूँ मैं, 0.8 का कॉज इनवर्स, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं कॉज इनवर्स ऑफ 0.8, ठीक है। सो देखते हैं कितना होता है कॉज इनवर्स ऑफ 0.8, 36.86, ठीक है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एंगल को माइनस 36.86 डिग्रीज, और ये इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से और ये कैंसिल, मतलब बचा 5, है ना। सो ये हो गया 240 अपॉन ये था, और नीचे आंसर क्या हो गया हमारे पास 5 एम्पियर्स,
आई होप दिस इज क्लियर. अब हम क्या करेंगे, बस इन दोनों फेजर्स को ऐड कर देंगे, राइट? तो हमारे पास क्या आएगा, 5 एंगल माइनस 36.86 प्लस आई नॉट की वैल्यू है 0.64 एंड एंगल इज माइनस 58.61 माइनस 58.61. इसको सॉल्व कर देंगे कैलसी से. शिफ्ट एंगल माइनस 36.86 इक्वल्स टू दिस 5 एंगल माइनस 36.86 प्लस 0.64 एंगल minus 58.61. This is equals to 4.33. इमेजिनरी पार्ट है माइनस 3.54 आयोटा. इसको पोलर फॉर्म में अगर करें तो हमारे पास आएगा 5.59 एंगल minus 39.28. Okay, I hope this is clear. Simple question था. Okay, so let's see this next question. If voltage applied increases by 75%, frequency applied reduces by 25%. मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज. सो हमें ईएमएफ इक्वेशन मालूम है क्या होता है, 4.44 F phi m n इंटू हाँ बस इतना ही होता है, ठीक है. सो 4.44 F phi m n, दिस इज आवर इक्वेशन. अगर हम इसको phi m को क्या लिख सकते हैं, बीम एम. हमें किसकी वैल्यू पूछी है, हमें पूछा है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मतलब बी एम. फाइम और बी एम में क्या रिलेशन होता है, ये, ठीक है, वेयर ए एन इज द नेट एरिया. सो ये अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं 4.44 F फाइम की जगह बी एम ए एन इंटू नंबर ऑफ टर्न्स एन, दिस इज अवर ई. अब वो बोल रहा है bm का क्या रिलेशन होगा अगर E बढ़ाया और फ्लक्स अपना फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करी. सो bm हम देख सकते हैं कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E बाय एफ. E मतलब EMF इंड्यूस्ड EMF बाय फ्रीक्वेंसी, या हम कह सकते हैं V बाय एफ. सो इनिशियली V और F, सपोज इनिशियल वैल्यूज क्या थी हमारे पास, इनिशियल थी हमारे पास V और F, ठीक है. फाइनल वैल्यूज क्या है, फाइनल भी यहां से रब कर देती हूँ इतना. फाइनल वैल्यूज क्या है, फाइनल वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बाय 0.75%, मतलब 0.75 V से इंक्रीज हो रहा है. सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.75 V, राइट. सिमिलरली फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड बाय 25%, तो F इज इक्वल टू F माइनस 0.25 F. 1 माइनस 0.25 मतलब 0.75 F बचा. अब वो पूछ रहा है कि अगर इनिशियली BM था हमारे पास ना, अभी हमने क्या कैलकुलेट करा था, BM वाज प्रोपोर्शनल टू V बाय F, राइट. ये इनिशियल था. अब फाइनल क्या हो जाएगा, BM फाइनल इज प्रोपोर्शनल टू V की जगह क्या आ जाएगा, 1.75 V डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज 0.75 टाइम्स ऑफ V, 0.75 टाइम्स ऑफ F. सो ये इससे ये कैंसिल, और ये कितने टाइम्स जाएगा,
0.75 दिस विल बी 5 से डिवाइड कर लेती हूँ, 5 1 5 15 जा 5 35 जा, ठीक है, फिर 5 3 जा एंड 5 7 जा, मतलब 7/3 टाइम्स जो बी एम फाइनल है हमारा, दैट इज इक्वल टू 7/3 टाइम्स वी बाई एफ क्या था हमारा बी एम वन, सो 7/3 टाइम्स ऑफ बी एम वन. ओके, ओके, सो हम लेंगे अभी ट्रांसफॉर्मर विथ रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस. अब लीकेज रिएक्टेंस क्या है वो समझते हैं पहले. रेजिस्टेंस तो ठीक है, यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है इसके अक्रॉस कुछ रेजिस्टेंस आएगा, इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हम लेंगे और साथ साथ में अभी लीकेज रिएक्टेंस भी लेंगे. लीकेज रिएक्टेंस क्या है, एक है तो हमारी फ्लक्स है जो दोनों कॉइल को लिंक कर रहा है, ठीक है, पर कुछ लीकेज रिएक्टेंस होगा जो एक ही इंडिविजुअल कॉइल से लिंक्ड है. सपोज ये इसका फाई सिग्मा 1 है, सो ये इसका लीकेज रिएक्टेंस है जो कि ये जो डॉटेड सर्कल दिखाया मैंने, ये जो कि सेकेंड वाइंडिंग से लिंक नहीं कर रहा है. सिमिलरली ये जो मैंने डॉटेड सर्कल यहाँ पर बनाया है दैट इज फाई सिग्मा 2 मीन्स इसका लीकेज रिएक्टेंस वाइंडिंग 2 का जो फर्स्ट कॉइल से लिंक नहीं कर रहा है, ठीक है. सो बोथ ऑफ दीज आर लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज फ्लक्सेस. ओके, दीज आर लीकेज फ्लक्सेस. अब हम सर्किट में इसको कैसे एनालिसिस करेंगे, इसको हम रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, इसके कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो ईएमएफ क्या हो सकता है जो कि ड्रॉप होगा लीकेज रिएक्टेंस के थ्रू, ठीक है. सो अभी ये एक्सेल लीकेज रिएक्टेंस जो कि इंडिविजुअल कॉइल्स के फ्लक्स जो कि सिर्फ खुद से लिंक हो रहा है उसके कारण, और सेकेंडली ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये जो वाइंडिंग हमने कॉइल यहाँ पर रैप करी है उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, अभी वो भी हम इंक्लूड करेंगे. सो वो रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस एक्सेल ये दोनों हम इंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि फेजर कैसा बन रहा है. Okay, so this is our circuit representing transformer winding and reactance on both the sides. प्राइमरी वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दिखाया है, सेकेंडरी वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस दिखाया है. अब इसमें अगर इस यहाँ से हम KVL यूज करके इक्वेशन डेराइव करें V1 की, तो V1 हो जाएगा हमारे पास V1 इज इक्वल्स टू I1 plus I1 j times of I1 x1 j times of I1 x1 माइनस E1. अगर हमें फेजर्स के लिए इक्वेशन यूज करनी है तो हम माइनस इसकी रिवर्स पोलैरिटी यूज करेंगे. सिमिलरली V2 मतलब इधर ये V2 या फिर मैं कहती हूँ E2 इज इक्वल्स टू I2 R2 प्लस j टाइम्स ऑफ I2 x2 प्लस V2. ओके, ये हमारी दोनों इक्वेशंस है. अब हम इसको से फेजर बनाते हैं. हमारा है ये 5 फ्लक्स, राइट, उसके फेज में है हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट. फ्लक्स से जस्ट पीछे है 90 डिग्री पीछे हमारा E1 और E2. E1 को रिवर्स कर देंगे माइनस E1 और इसके फेज में होगा हमारा IW. यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. आई सपोज ये हमारा I0 है. E2 से जस्ट पीछे कुछ एंगल लैगिंग पर हमारा करंट I2 है, ठीक है. ये पावर फैक्टर जो है हमारा, ये इसको लोड पावर फैक्टर करेंगे, ठीक है, I2 और इसके बीच का एंगल. उसके बाद में हमारे पास आता है V1 निकालना है ना. V1 इज इक्वल्स टू I1 R1. अभी I2 है. I2 का अगर रिवर्स करा यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा I1 डैश और इन दोनों को मिला के हमारा बन जाएगा I1.
ओके, अब I1 बन गया। अब हमें जो V1 है इट इज I1 इंटू R1 माइनस E1 ये है, उसमें I1 R1 ऐड किया, ये हमारा माइनस E1 है, ये वाला वेक्टर, ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है ऊपर वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज माइनस E1, उसमें हमें I1 R1 ऐड करना है। अब जो रेजिस्टिव ड्रॉप है वो करंट के फेज में होता है, सो I1 R1 विल बी इस डायरेक्शन में, ठीक है, जो कि I1 है। सो ये हमारा हो गया I1 R1। सिमिलरली प्लस J टाइम्स ऑफ I1 X1 प्लस एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री में, I1 से 90 डिग्री में, ठीक है, उसका ड्रॉप होता है, ठीक है, एक्सेल है, एक्सेल का जो इंडक्टिव ड्रॉप होता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, इसलिए ये J टाइम्स ऑफ I1 X1 कह सकते हैं, ठीक है। ये अब इन को ऐड करके हमारा बना है V, ये V अच्छे से नहीं बना है, एक मिनट, ऐसा क्लियर दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। ये हमारा बन गया V1 I1 X1, ओके। सिमिलरली अभी E2 जो है, E2 दैट इज इक्वल्स टू I2 इंटू R2 मीन्स I2 इंटू R2 माइनस में लेना है, ठीक है, हमको V2 डिराइव करना है ना। सो I2 इसका माइनस क्या, I2 अगर इस डायरेक्शन में तो माइनस I2 इस डायरेक्शन में होगा, सो ये हमने किया यहाँ पे माइनस I2 R2, राइट, और इसमें प्लस J मतलब फिर से माइनस ऑफ J I2 X2, मतलब इससे ऐसा इस डायरेक्शन में I2 अगर इधर है माइनस I2 इधर होगा, और माइनस I2 से माइनस I2 का एंटी क्लॉकवाइज, यस एंटी क्लॉकवाइज, ओके, दिस विल बी इक्वल्स टू V2, दिस विल बी इक्वल्स टू V2। E2 मालूम है, सो उसमें से हमने I2 R2 माइनस कर दिया, क्वेश्चन क्या यूज करी हमने V2 के लिए, V2 के लिए यूज किया हमने E2 माइनस I2 R2 माइनस J टाइम्स ऑफ I2 X2, ये इक्वेशन हमने यूज किया। E2 ये है, ठीक है, I2 की डायरेक्शन इधर नीचे है, सो इसके वर्टिकल, इसके जस्ट ऑपोजिट जो होगा माइनस I2 हो जाएगा, माइनस I2 ड्रॉप ये हुआ हमारा, ठीक है, उसके रिवर्स डायरेक्शन में I2 के। उसके बाद में हमारा I2 माइनस J I2 X2, मतलब अगर लीडिंग होता ना तो कैसा होता, ऐसा होता, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, पर लैगिंग है, माइनस J है, तो ऐसा होगा, राइट, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये हमारा I2 R2 है, ये जो है ये I2 R2 है, माइनस I2 R2 है, ठीक है, और ये हमारा क्या है माइनस J टाइम्स ऑफ I2 X2। अब इन वेक्टर्स को ज्वाइन करके हमारा V2 है, V2। स्टार्टिंग से एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ सब। हमारा ये ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, अब इसमें हमने कंसीडर करा है वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड वाइंडिंग रिएक्टेंस प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों में। अब V1 जो है, मतलब ये इसके अक्रॉस का जो ड्रॉप है, ये V1, दिस इज V1, ठीक है, ये V1, दिस इज इक्वल्स टू ये और ये, इसके बीच में जो हमारा V1 है दैट इज इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I1 X1 माइनस E1, ठीक है, फेजर्स के लिए हम माइनस E1 यूज करेंगे। सिमिलरली हमारा जो E2 है, E2 ये इज इक्वल्स टू I2 R2, ठीक है, प्लस J I2 X2 प्लस V2। अब उससे V2 की इक्वेशन कैसे डिराइव हुई, इससे E2 माइनस I2 R2 माइनस J I2 X2, दिस इज अ V2 इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज करके हम फेजर ड्रॉ करेंगे। हमें फ्लक्स, हमने रेफरेंस लिया, सपोज आई म्यू इधर इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, और E1 जो है वो 90 डिग्री लैगिंग होगा फ्लक्स से, ठीक है, सो ये E1 और उसी रेशो में E2 होगा, तो E2। अब E1 को हमने माइनस रिवर्स ले लिया माइनस E1 में, ठीक है, माइनस E1 I1 इंटू R1, I1 निकाला हमने कैसे, I2 को रिवर्स करके I1 डैश आया, I0 हमारे पास था, I म्यू और IW को मिलाकर I0 था हमारे पास, दोनों को मिला के I1 मिल गया। अब इस फेजर के फेज में I1 R1 रेजिस्टिव ड्रॉप होगा और 90 डिग्री लीडिंग I1 X1 मतलब रिएक्टिव ड्रॉप होगा। इन दोनों को ज्वाइन करके, इन तीनों को ज्वाइन करके हमारा V1 वेक्टर आएगा,
ठीक है, ये दिस वन। सिमिलरली अब V2 की बात करें, V2 निकालना है तो ये सपोज कुछ फाई एंगल पे I2 लैग कर रहा था E2 से, ठीक है, इस EMF से। अब V2 हमें निकालना है तो V2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस I2R2 माइनस J टाइम्स ऑफ I2 X2, राइट। सो देखते हैं, अभी E2 की डायरेक्शन हमारे पास ये है, फेज किसी फेज एंगल पर करंट लैगिंग है। सो इस डायरेक्शन में माइनस के डायरेक्शन में, मतलब इसका माइनस, सो इसके रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब उसके एंटी पैरेलल कह सकते हैं, रेजिस्टिव ड्रॉप होगा उसका, और उससे माइनस जे मतलब लैगिंग माइनस JI2X2 हमारे पास ये कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है, रिएक्टिव ड्रॉप का। अब इन तीनों वेक्टर को, मतलब E2 माइनस I2R2 माइनस JI2X2, इन तीनों को ऐड करके हमारा V2 बन रहा है। सो हमने ये V2 बना लिया। ओके, आई होप दिस इज क्लियर यहाँ तक। ओके, सो अब इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे हम इसका। अब हमने ये सब प्रॉपरली, जो भी हमने लॉसेस स्टडी कर रहे हैं, कोर लॉस, वाइंडिंग लॉस, ठीक है, ये सब प्रॉपरली रिप्रेजेंट करा है इधर। आप देख सकते हैं यहाँ पर VP है हमारा प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है, दिस इज VP। यहाँ पे XP और RP प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस और वाइंडिंग रेजिस्टेंस है। ओके, और यहाँ से सपोज ये जो करंट है, दिस इज IP प्राइमरी करंट। उसके बाद ये जो I0 है, I0 क्या, I0 से क्या कौन सा कॉम्पोनेंट होता है हमारा, नो लोड करंट होता है, उससे कोर लॉसेस होते हैं, ठीक है, कोर लॉस को कंपनसेट करता है हमारा I0। इसलिए हमने इस शंट में RC मतलब कोर रेजिस्टेंस और कोर रिएक्टेंस हमने ये पैरेलल ब्रांच के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। यहाँ से ये IP डैश है जो कि सेकेंडरी कॉइल से जो करंट IP डैश या फिर I1 डैश कह सकते हैं, वो लिंक कर रहा था, ये करंट IP डैश से डिनोट किया है। यहाँ पे NP/NS हमारा टर्न्स रेशियो है, ये सेकेंडरी साइड है, यहाँ पर सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस, और ये हमारा सेकेंडरी साइड का टर्मिनल वोल्टेज। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्राइमरी का टर्मिनल वोल्टेज, IP is total current flowing through primary winding, XP and RP are the leakage reactances and winding resistance of the winding. This shunt branch is representing RC and XM, that is resistive core resistance and core reactance. Okay. Similarly, ये IP dash is the current which is linking the secondary winding, and this is the turns ratio NP/NS. This is winding resistance and winding reactance, and this is on this side it is our terminal voltage on secondary side. Okay. अब हम इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे क्योंकि इससे एनालिसिस हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकेंडरी साइड के जो इम्पिडेंस है उसको प्राइमरी साइड में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। सो हमने स्टडी किया था कि जब हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, सपोज RS डैश लिख देती हूँ, जो रेजिस्टेंस ट्रांसफर हो रहा है उसको, वो क्या हो जाएगा अपना RS इंटू डेस्टिनेशन हमारी क्या है प्राइमरी, तो NP डिवाइडेड बाय सोर्स या फिर इनिशियल पॉइंट क्या है, वहां के नंबर ऑफ टर्न्स कितने NS, इसका स्क्वायर, राइट। सिमिलरली XS डैश मतलब रिएक्टेंस जो इधर ट्रांसफर हो रहा है वो, दिस इज इक्वल्स टू XS इनटू डेस्टिनेशन हमारा NP है, NP इस साइड पे जा रहा है इसलिए डिवाइडेड बाय NS इसका स्क्वायर, राइट। ट्रांसफर होने के बाद इनकी वैल्यू ये रहेगी, और VS को भी ट्रांसफर कर देते हैं, VS को कर देते हैं हम VS डैश। अभी वोल्टेज को ट्रांसफर कर दे तो हमें डायरेक्ट क्या करते हैं, टर्न्स रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो NP बाय NS इंटू VS, ठीक है। आई होप ये तीनों टर्म्स क्लियर है, 1, 2 and 3। ओके, सो अब मैं नेक्स्ट डायग्राम बना रही हूँ जो कि इसको ट्रांसफर करके बना रही हूँ। ओके, सो मैंने ये अभी RS डैश, XS डैश और VS डैश रिप्रेजेंट करा है, ठीक है।
आर एस डैश की वैल्यू हमें मालूम है, आर एस डैश एक्स एस डैश की, राइट, नंबर ऑफ टर्न्स के उसमें। अब आर जीरो वन क्या है, आर पी और आर एस डैश का समेशन, आर जीरो वन इज आर पी प्लस आर एस डैश। सिमिलरली एक्स जीरो वन नेट रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू एक्स पी, जो ओरिजिनल था हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का वो, और जो सेकेंडरी साइड से ट्रांसफर होकर आया है वो, ठीक है ये। और ये हमारा है जेड एल डैश, जेड एल डैश इधर कुछ लोड लगा था ना, उसको यहाँ पे ट्रांसफर करके जेड एल डैश डिनोट किया है, प्राइमरी साइड को ट्रांसफर करके। सो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट हो गया है। ये क्या हो गया है हमारा, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है ये वाला। ओके, सो मैक्सिमम टाइम ये ही यूज करते हैं, यही सर्किट जो है अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, यही हम मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं। ओके, इनकी वैल्यूज ऊपर लिख रही हूं मैं प्रॉपरली। R01 इज इक्वल टू प्राइमरी का रेजिस्टेंस प्लस सेकेंडरी साइड से R01 इक्वल्स टू प्राइमरी का रेजिस्टेंस प्लस R सेकेंडरी से आया हुआ इंटू NP बाय NS होल स्क्वायर, राइट। सिमिलरली X01 this is equals to XP primary plus XS secondary into NP by NS whole square, NP by NS whole square। ओके, ये इनकी वैल्यूज है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम ड्रॉबैक्स देखते हैं, इस सर्किट के ड्रॉबैक्स क्या है। मैं ये रब कर देती हूँ, चलो ये यहाँ से रब कर देती हूँ। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है इस सर्किट के। सबसे पहले अब हम जो कोर लॉस है, कोर लॉस हो रहा है, कोर लॉस, उसको हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओवर एस्टिमेट। इस मॉडल में क्यों, क्योंकि इस शंट ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ गया। पहले जब ये यहाँ पर था, इस साइड पे ये ब्रांच यहाँ पे लगी हुई थी, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कम आ रहा था क्योंकि यहाँ पर इसका ड्रॉप आ रहा था। पर अपन ने क्या करा, उसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो बढ़ गया, ठीक है। और कोर लॉस क्या होता है, V²/RC। सो हमारा कोर लॉस अभी इस केस में ज्यादा आएगा, मतलब वी आर ओवर एस्टिमेटिंग इट। ओके, सेकेंड थिंग, फर्स्ट ड्रॉबैक तो यह है कि पी कोर हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। सेकेंड क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट है, पी कोर ओवर एस्टिमेटेड। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमारा जो I0 था वो पहले इन रेजिस्टिव कंपोनेंट रिएक्टिव कंपोनेंट से पास हो रहा था, राइट। अब पर हमारा जो I0 है वो सिर्फ इस शंट ब्रांच से पास हो रहा है। मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि नो लोड हैज नो कॉपर लॉस इस केस में, क्योंकि I0 तो यहीं पे फिनिश हो गया, यही सिर्फ शंट ब्रांच के थ्रू जा रहा है। पहले वो इधर था, तब रेजिस्टिव कंपोनेंट के थ्रू भी जा रहा था, इसलिए नो लोड का जो कॉपर लॉस हो रहा है, मतलब इसके अक्रॉस इस आर रेजिस्टेंस जो सीरीज में था वाइंडिंग रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस कोई भी लॉस नहीं हो रहा है इस मॉडल के अकॉर्डिंग। ओके,
और हाँ, ये जो हमारा नो लोड करंट है आई नॉट, ठीक है, ये जो नो लोड करंट है आई नॉट, ये इसकी भी तो वैल्यू चेंज हो रही है। पहले इसके अक्रॉस जब ये ब्रांच इधर लगी हुई थी सपोज, ठीक है, उस टाइम पे क्या हो रहा था, सपोज ये ब्रांच जो है यहाँ से इधर लगी थी ना, ये पहले इधर रेजिस्टेंस और यहाँ पे रिएक्टेंस था, राइट। तो यहाँ पर ये जो करंट था, ठीक है, ये कम था इस केस में। क्यों? क्योंकि वोल्टेज इसके अक्रॉस भी ड्रॉप हो रहा था। पर अब क्या हो रहा है, अब तो हमारा ये इधर आ गया, ये ब्रांच अभी इधर आ गई रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की। सो अब इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ गया, इस ब्रांच के अक्रॉस अगर वोल्टेज बढ़ा तो आई नॉट भी बढ़ गया। सो हमारा नो लोड करंट आई नॉट जो है, नो लोड करंट increases, ठीक है। तो दीज आर 3 ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल। फर्स्ट ये कि पी कोर, जो हमारा पी कोर है, हम इसको ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, जो इसके अक्रॉस लॉस हो रहा है वो। क्यों? क्योंकि हमारा वोल्टेज बढ़ गया। सेकेंडली, वोल्टेज बढ़ने के कारण आई नॉट बढ़ गया, आई नॉट नो लोड करंट इंक्रीज हो रहा है। थर्ड, हम ये क्या अज्यूम कर रहे हैं कि नो लोड पर कोई कॉपर लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉपर लॉस इस वाले कंपोनेंट से हो रहा है। तो करंट अगर शंट ब्रांच में तो इधर ही फ्लो दिखा रहे हैं हम, तो इसके अक्रॉस आई नॉट फ्लो ही नहीं कर रहा। आई नॉट क्या है? नो लोड करंट। सो नो लोड कॉपर लॉस इज नेग्लेक्टेड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। हम नेक्स्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस लेंगे फेजर डायग्राम्स पर। थैंक यू।